जॉल्बेरिन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक जॉल्बेरिन। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इट्स इकोनॉमिक यूनिफिकेशन एंड बिगन। तो जर्मनी के राजनीतिक यूनिफिकेशन है एकीकरण से पहले ही उसकी आर्थिक एकीकरण चालू हो चुका था। आर्थिक यूनिफिकेशन जो था वो चालू हो चुका था। इट बिगेन इन 1818 AD और ये चालू हुआ था 1818 AD में थ्रू द कस्टम ड्यूटी टोल ट्रीटी। कस्टम ड्यूटी टोल ट्रीटी हुई थी, सीमा शुल्क की एक ट्रीटी संधि हुई थी जिसका नाम जॉल्बेरिन था। मेड विथ स्मॉल स्टेट, स्मॉल स्टेट्स के बीच में हुआ था जिनका नाम था शॉसजनबर्ग सॉन्डरशोजन। ये सॉन्डरशोजन एक साथ है, सॉन्डरशोजन और शॉसजनबर्ग। ये बर्ग है श्वासनबर्ग और सॉन्डरशोजन के बीच में, और इस उनको करने में हेल्प की थी रशिया ने। तो ये कस्टम ड्यूटी टोल ट्रीटी ये जॉल्बेरिन ही था जो कि 1818 में हुआ इन स्मॉल स्टेट्स के बीच में, श्वासनबर्ग और सॉन्डरशोजन, और इसमें अहम रोल प्ले किया रशिया ने। टोल वॉज रिमूव्ड बिटवीन बोथ द स्टेट्स, और इसमें हुआ क्या कि इन जो टोल जो था इन स्टेट्स के मध्य हटा दिया गया, ये सीमा शुल्क जो था हटा दिया गया, एंड द ट्रेड हैव स्टार्टेड विदाउट एनी डिफिकल्टी। और इससे हुआ क्या कि ट्रेड जो है आसानी से बिना किसी कठिनाई के चालू हो गया। दिस इकोनॉमिक ट्रीटी वीकेंड द स्टेट एंड रीजनल इन्फ्लुएंस व्हिच वाज एन ऑब्स्टिकल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इस आर्थिक ट्रीटी में मींस जॉल्बेरिन ने स्टेट और रीजनल इन्फ्लुएंस जो था उसको कमजोर कर दिया, में राज्य और प्रांतीय जो प्रभाव था उसको कम कर दिया। मींस इसने किया क्या, इसने किया ये कि जो टोल टैक्स वगैरह थे, जो सीमा शुल्क वगैरह था उसको हटा दिया। ठीक है, एक सीमा से दूसरे सीमा में जाने पे कोई टैक्स नहीं लगता था। तो इसने स्टेट और रीजनल, वही बता रखा है, स्टेट और रीजनल इन्फ्लुएंस को कमजोर कर दिया, और ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए एक ऑब्स्टेकल था, बाधा थी। आगे देखें ये कितना इंपॉर्टेंट था। अकॉर्डिंग टू कैटली बी के अनुसार द फॉर्मेशन ऑफ जॉल्बेरिन हैड पेड द वे फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन फ्यूचर अंडर द लीडरशिप ऑफ रशिया। कैटली बी के अनुसार जॉल्बेरिन ने फ्यूचर में जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशिया के नेतृत्व में। फ्यूचर के लिए जर्मनी के एकीकरण के लिए एक रास्ता तैयार कर चुका था कौन, जॉल्बेरिन। तो आप इसी से इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि जॉल्बेरिन कितना जरूरी था जर्मनी के लिए। आगे देखें, रॉबर्ट इरगेग ने लिखा कि जॉल्बेरिन सरप्रेस्ड द रीजनल सेंटिमेंट्स। इसने जो प्रांतीय जो भावनाएं थी उसको दबा दिया, एंड गेव प्रायोरिटी टू द स्ट्रॉन्गर जर्मन नेशनल एलिमेंट्स। और इसने मजबूत जर्मन राष्ट्रीय तत्वों को प्राथमिकता दी। जो रीजनल जो इमोशंस थे उनको तो खत्म कर दिया, और इसने एक जर्मनी के लिए जो नेशनल एलिमेंट जो कि उसके लिए बहुत जरूरी था उसको अहमियत दी। टिल 1834 AD ऑल मेजर स्टेट्स ऑफ जर्मनी बिकेम इट्स मेंबर। और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए बाकी जितने चालू तो ये दो स्टेट्स के बीच में हुआ था, तो बाकी जो स्टेट्स थे जर्मनी के वो सारे इसके मेंबर्स बन गए। इनिशियली देयर वाज नो पॉलिटिकल एम ऑफ प्रशिया बिहाइंड जॉल्बेरिन। शुरू में प्रशिया का जॉल्बेरिन से कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। ये जॉल्बेरिन जब उन्होंने बनाया था तो उसके पीछे कोई प्रशिया को कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। But gradually, by the means of leadership of Jolbin, Prussia was secretly preparing itself for taking the responsibility in the political leadership for unification of Germany. लेकिन धीरे धीरे जॉल्बेरिन के नेतृत्व के माध्यम से प्रशिया अपने आप को, स्वयं को गुप्त रूप से जर्मनी के यूनिफिकेशन के अपने आप को तैयार कर रहा था। द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स,
बौद्धिक आंदोलन, philosophers, historians, literary persons, and poets played a significant role in the unification of Germany. दार्शनिक, इतिहासकार, साहित्यकार और कवियों ने जर्मनी के यूनिफिकेशन में अहम रोल प्ले किया, अहम भूमिका निभाई। मेजर फिलोसोफर्स नेम लिफ्टे, ईगल मीन्स मुख्य दार्शनिक जैसे कि लिफ्टे, ईगल, डॉलमेन, हॉर्डनबर्ग, हीटिंगहाइम ने मुख्य किरदार निभाया, who filled the German hearts with the feeling that German race is superior in human beings. उन्होंने जर्मनों में ये भावना जगाई कि जर्मन जाति मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। Fichte ignited nationalist feeling in Germans by providing proper guidance to the anti-France sentiments. फिस्टे ने जर्मन्स में राष्ट्रीय भावना जगाई और उन्होंने फ्रांस विरोधी भावनाओं को उचित मार्गदर्शन दिया। मीन्स उन्होंने जर्मनी फ्रांस के खिलाफ जाकर जर्मन्स में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। By 1815 AD, in the Jena University of Germany, a patriotic organization named Burschenschaft was formed. तो 1815 में जर्मनी के जेना यूनिवर्सिटी में एक देशभक्ति संगठन जिसका नाम बर्शनशाफ्ट था उसको बनाया गया। तो ये एक अहम संगठन था जिसने आगे बढ़कर जर्मनी के लोगों का मॉरल अपलिफ्टमेंट किया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन एम्फेसिस्ड ऑन द मॉरल अपलिफ्टमेंट ऑफ जर्मन पीपल। इसने जर्मन लोगों का नैतिक उत्थान किया। इस संगठन ने नैतिक मीन्स मॉरल अपलिफ्टमेंट किया। दिस इंस्टीट्यूट stored up the feeling of justice, freedom and unity among the countrymen. इस संस्था ने न्याय, आजादी और एकता की भावना लोगों में भर दी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। With the establishment and extension of Zollverein, trade and industry got its chance for development in Germany. जॉल्वरिन के स्थापना और विस्तार से, जॉल्वरिन के बारे में पढ़ ही चुके हैं हम। जॉल्वरिन के स्थापना और विस्तार से ट्रेड और इंडस्ट्री मीन्स व्यापार और इंडस्ट्री उद्योग जो है उसको जर्मनी में विकास का एक मौका मिल गया। जर्मनी में मीन्स ट्रेड और इंडस्ट्री दोनों ही विकास कर रहे थे। एट दैट टाइम Prussia and Russia both were considered to be the foundation, और उस वक्त प्रशिया और रशिया दोनों को ही आधार माना जाता था इंडस्ट्रीज का। Thus with these resources, industrialization took place at a quick pace in Prussia. और इन संसाधनों के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था बहुत तेजी से रशिया में होने लगा। कॉटन मिल्स वर एस्टेब्लिश्ड एट मैनी प्लेसेस। कॉटन मिल्स जो थे वो कई जगह स्थापित हो गए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज गॉट एन एक्सटेंशन। रेलवेज के निर्माण को भी बढ़ावा मिला। एंड मैनी जर्मन टाउन्स वर लिंक्ड विद रेलवेज। और कई जर्मनी के जो कस्बे थे वो रेलवेज के द्वारा जुड़ चुके थे। टिल 1860 AD, Germany was counted amongst the major industrial states of Europe. 1860 ईस्वी तक जर्मनी को यूरोप के मेजर इंडस्ट्रियल राज्यों में मुख्य इंडस्ट्रियल राज्यों में गिना जाता था। While Austria was facing a bitter economic crisis due to war with Prussia and also because of its orthodox policy. जबकि ऑस्ट्रिया जो था एक बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसके दो कारण बताए गए। पहले तो प्रशिया से युद्ध
और दूसरा इनकी खुद की ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुरानी जो नीति थी, रूढ़िवादी जो नीति थी, उसके कारण। तो ये तो इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे थे, मीन्स आर्थिक संकट झेल रहे थे, ठीक है। और जबकि प्रशिया जो था वो वाइल प्रशिया वाज मेकिंग प्रोग्रेस, जबकि प्रशिया जो है वो प्रोग्रेस कर रहा था ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसका कारण क्या था कि इसका ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री बढ़ रही थी, मीन्स व्यापार बढ़ रहा था, वाणिज्य बढ़ रहा था और उद्योग बढ़ रहा था। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क, बिस्मार्क का योगदान। तो इनका एक तो जर्मनी की यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। इस कारण से उनके योगदान के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो जर्मनी से जुड़े और उन्होंने क्या किया। आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रशियन रूलर फ्रेडरिक IV in 1861 AD, 64-year-old William I became the ruler. 1861 ईस्वी में फ्रेडरिक IV की, जो कि प्रशियन रूलर थे, उनकी मृत्यु के पश्चात 64 साल के वृद्ध विलियम फर्स्ट जो थे, विलियम प्रथम जो थे, वो शासक बन गए। विलियम फर्स्ट डिड नॉट possess द इंटेलेक्चुअल माइंड एंड शार्पनेस रिक्वायर्ड, मींस विलियम फर्स्ट को समझदार नहीं माना जाता था। ये इंटेलेक्चुअल माइंड एंड शार्पनेस को आप ये समझ लो कि उन्हें समझदार नहीं माना जाता था, बट ही हैड द अमेजिंग पावर ऑफ फिगरिंग आउट वाइज पीपल। लेकिन उनमें बुद्धिमान व्यक्तियों को ढूंढ निकालने की एक अमेजिंग शक्ति थी, चमत्कारी ताकत थी। He believed in the liberalistic ideas, वह उदारवादी विचारों में विश्वास रखते थे। But he also had belief that, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि only Prussia can unite Germany by its monarchy and powerful military। और ये भी मानते थे कि प्रशिया अपनी राजतंत्र और शक्तिशाली सैन्य से जर्मनी को यूनाइट कर सकता था। In order to make the army powerful, von Brunn was appointed war minister and von Moltke was appointed as the chief commander। इस सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए वॉन ब्रून को तो उन्होंने वार मिनिस्टर के रूप में, युद्ध मंत्री के रूप में नियुक्त किया, और वॉन मोल्टकी को चीफ कमांडर मीन्स मुख्य सेनापति के रूप में नियुक्त किया। When a constitutional crisis cropped up on the issue of military reforms, William first appointed Bismarck as his chancellor to get rid of this crisis। मिलिट्री सुधारों को लेकर जब संवैधानिक संकट आया, तब विलियम फर्स्ट ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए चांसलर के रूप में बिस्मार्क को नियुक्त किया। तो यहाँ इस तरह से बिस्मार्क विलियम फर्स्ट से या प्रशिया से जुड़े। एक कारण था कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक जो संकट था, उनके कारण बिस्मार्क चांसलर के रूप में प्रशिया से या विलियम फर्स्ट से जुड़े। बिस्मार्क वाज ए क्लेवर पॉलिटिशियन, बिस्मार्क एक चतुर राजनेता थे। ही हैड द नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल मैटर, उनको अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी थी, एंड वाज ए मैन ऑफ रिच डिप्लोमेटिक स्किल, और वो धनी कूटनीतिक कुशलता वाला व्यक्ति था। मीन्स अपनी बातों से सारे काम निकलवाने वाले को अपन डिप्लोमेटिक स्किल वाला पर्सन कहते हैं। Bismarck had the opinion that the time between 1848 to 1849 AD, which was wasted in mutual debates by the nationalists, was a mistake। बिस्मार्क का मानना था कि 1848 से 1849 ईस्वी का जो समय था, वो राष्ट्रवादियों के द्वारा आपसी वाद विवाद में वेस्ट किया गया, मीन्स खराब किया गया समय, वो उनकी भूल थी। तो उनका मानना था कि इस दौरान मीन्स 1848 से 1849 के बीच में जो नेशनलिस्ट ने जो आपसी वाद विवाद किया था, वो उनकी भूल थी। ही कोटेड, उन्होंने कहा, द ग्रेट क्वेश्चंस
of the time will not be resolved by speeches and majority decisions. उन्होंने कहा कि उस समय की जो बड़े क्वेश्चंस थे, बड़े प्रश्न जो थे या बड़ी समस्याएं जो थी, वो भाषण से और मेजॉरिटी डिसीजंस का मतलब है बहुमत के निर्णय से नहीं हो सकता, नहीं सॉल्व हो सकता, इसका हल नहीं निकाला जा सकता. That was the great mistake of 1848 and 1849. और यही 1848 और 1849 की बड़ी भूल थी. बट बाय आयरन एंड ब्लड, लेकिन उनका मानना था कि खून और लोहे की नीति के द्वारा इसे हल किया जा सकता है. स्पीच और मेजॉरिटी डिसीजन से हल नहीं होगा, बल्कि उनका मानना था आयरन और ब्लड की जो नीति है उससे वो हल होगा. Due to this reason, to make Prussia a powerful state, Bismarck showed his toughness by getting the military budget passed by the upper house when it was rejected earlier by the lower house of parliament. इस कारण से ही प्रशिया को एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए बिस्मार्क ने अपनी दृढ़ता दिखाते हुए मिलिट्री सैन्य बजट अपर हाउस से पास करवाया, जबकि यह लोअर हाउस, पार्लियामेंट के लोअर हाउस, निचले हाउस के द्वारा मना कर देने के बाद भी उन्होंने अपर हाउस से इसको पास करवाया. तो यहां उन्होंने अपनी दृढ़ता दिखाई कि वो जो चाहते हैं वो हासिल करके रहते हैं, और इसको करके भी दिखाया कि मिलिट्री बजट उन्होंने पास करवा लिया अपर हाउस से. द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस इन 3 फेजेस. जर्मनी का एकीकरण जो था वो 3 चरणों में हुआ था.